जर्नी के लिए। तो लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था, जस्ट सभी उसमें यूज टू होते हैं, लेकिन फिर भी बताना जरूरी होता है कि व्हाट वाज द एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ग्राम में रिप्रेजेंट क्या करता है, मोलर मास का मीनिंग क्या होता है, एंड देन व्हाट इज ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। अगर याद हो तो नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम सेम चीज है, सेम क्वांटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल, वो भी सेम चीज को प्रेजेंट करता है, सेम क्वांटिटी को प्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ जो भी नंबर ऑफ ग्राम आयन, नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, वो नंबर ऑफ मोल्स को ही प्रेजेंट करता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। बहुत ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा निकलना पड़ेगा, लेकिन एक चीज याद रखना कि हर छोटे पॉइंट्स को जरूर एक बार पढ़ना, हर छोटी पॉइंट्स को एक बार रीड जरूर करना, छोड़ना मत, राइट? छोड़ना मत कोई भी एक पॉइंट को। तो आज हम लोग नए टर्म्स को सीख लेंगे, नया टर्म्स को सीखते हैं। इसमें जैसे अगर एक और टर्म आता है लाइक एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। तो बच्चों भैया एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज टर्म तो तभी इंक्लूड होता है जब एक से ज्यादा टाइप ऑफ स्पीसीज हो। जैसे एक ही मिक्सचर में, जैसे आप अगर क्लास में एवरेज मार्क्स अगर जोड़ते होगे तो क्या करते होगे, सभी का मार्क्स जोड़कर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देते होगे, तो आ जाता होगा एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट। मतलब हर स्टूडेंट की लगभग ये नंबर उन्होंने एक स्कोर किया है। एवरेज मास तो उसमें भी क्या करते होगे, सभी का मास जोड़कर टोटल नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर देते होगे, तो एवरेज मास पहुंच जाता होगा। मतलब एवरेज जब भी निकाला जाता है, एवरेज टर्म आता ही तभी है जब उसमें कोई मिक्सचर हो। नहीं तो अगर प्योर है, एक ही टाइप का स्पीसीज है, तो उसका एवरेज ही एब्सोल्यूट मास है, या एब्सोल्यूट मास ही एवरेज मास है। तो एवरेज टर्म जब भी हम इंक्लूड करेंगे, एवरेज टर्म जब भी इंक्लूड करेंगे बच्चों, तो एवरेज का मतलब ही हो गया उसमें एक से ज्यादा तरह की चीजें हैं। तो जैसे अगर एवरेज एटॉमिक मास की बात करें, जैसे अगर क्लोरीन ही है, मान लो अगर क्लोरीन के दो आइसोटोप्स जनरली मिलते हैं, दैट इज Cl37 एंड Cl35, इसका परसेंटेज 25% होता है मिलनी अबंडेंस, और इसकी 75% अगर अबंडेंस रख लेते हैं, और एटॉमिक मास ऑफ Cl37, this is approximately, I can take it as 38.9 something, and atomic mass of this is 36.9, and atomic mass of Cl35 is around 34.82, and this is 92. तो अगर किसी एक मिक्सचर में बच्चे याद रखना, मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस है। मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़कर जो क्वांटिटी आती है उसको मास नंबर कहते हैं। मास नंबर फ्रैक्शन में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एटॉमिक मास अगर उतने प्रोटॉन और उतने न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की मास को जोड़ें तो वो फ्रैक्शन में दिख रहा होगा। लेकिन अगर मास नंबर की बात करें तो मास नंबर आर न्यूक्लियॉन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी प्रोटॉन है, जितने भी न्यूट्रॉन है, सबकी मास जोड़ दो, सबकी मास जोड़ दोगे तो वो एटॉमिक मास कहला जाएगा। और मास नंबर दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, उन दोनों को जोड़ दो तो वो मास नंबर होता है। तो मास नंबर फ्रैक्शन में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एटॉमिक मास फ्रैक्शन में दिखेगा, क्योंकि एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रॉन की मास देखोगे तो वो डेसिमल में जाता है, राइट? तो अगर एवरेज टर्म बात करें हम, एवरेज
एवरेज की बात ही तभी आती है जब एक से ज्यादा स्पीसीज एक जगह प्रेजेंट हो, तभी हम एवरेज की बात करते हैं। तो मान लो नेचर में Cl37 आइसोटोप है और Cl35 आइसोटोप्स है, और नेचर में ये 75% Cl37 है, और दैट इज Cl35 25% है और Cl37 75% है। अब पूछेगा व्हाट इज द एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द Cl। तो क्या करेंगे, हम सबका मास जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम से। जब भी मैं परसेंट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब हो गया एक कंटेनर के अंदर आपके पास अगर Cl37 होता और Cl35 होता और टोटल अगर 100 एटम्स होते हैं इसके, टोटल अगर 100 मोल्स, देख लो यहां पर बच्चे अगर इसमें टोटल अगर 100 मोल्स होता तो इसके अंदर ये 25 मोल्स होते और ये 75 मोल्स होते हैं। क्यों? Cl35 को चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिया है ऐसे 35 ऊपर नीचे होता है। 37 को हमने मान लिया था 75% और 35 को मान लिया मैंने 25%। तो अगर 100 मोल्स होता तो Cl37 75 मोल होता और Cl35 25 मोल्स होते। तो अब एवरेज कैसे निकालोगे बताओ ना। अगर मास सबका जोड़ दो, सबका मास जोड़ दो और एक मोल का मास निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल से जोड़ दो। तो कैसे निकालेंगे इसका एवरेज? एवरेज एटॉमिक मास दैट इज एवरेज मास पर मोल कितना निकल जाएगा? 75 मोल्स हैं और उसके मास एक मोल का मास 36 Cl37 का इंटू 36.92 प्लस 25 इंटू 34.82 डिवाइडेड बाई 100। सो you'll get the average atomic mass of chlorine atoms, क्योंकि क्लोरीन मेनली 35-37 में आता है। और अगर किसी भी तरीके से एवरेज निकालनी है, Cl37 75% है, Cl35 25% है, Cl37 का मास 36.92 है और 35 का मास 34.82 है। तो भैया Cl37 का टोटल मास कितना हो जाएगा? 75 मोल्स है, 75 इंटू 36.9892, और Cl35 25 मोल्स है, तो टोटल मास इसके थ्रू कितना आ रहा होगा? 25 टाइम्स 34.82। टोटल मास जोड़ दो, डिवाइड बाई 100 कर दो, बिकॉज टोटल काउंटिंग इज टेकन एज 100, सो you'll get the average atomic mass of the Cl। एवरेज हर कोई यूज करता है, बचपन से यूज करता है, सिर्फ केमिस्ट्री में आ गया एटॉमिक मास, एटम्स आ गए तो चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता है। तो आप एवरेज टर्म कैसे फाइंड करते हो? कोई भी अगर एवरेज निकालनी है, एवरेज अगर एटॉमिक मास निकालने हैं तुम्हें, तो क्या टर्म लिख दोगे? दैट इज भाई परसेंटेज एबंडेंस ले लो, दैट इज abundance divided by total number of। एक एग्जांपल के तौर पे रख लेते हैं। मान लो अगर किसी कंटेनर में Cl35 Cl37 Cl34, मान लो ये N1 मोल्स है, ये N2 मोल्स है, ये N3 मोल्स है, तो यू कैन फाइंड दैट इज द एवरेज टर्म N1 times atomic mass of Cl35, N2 into atomic mass of Cl37 का जगह कम पड़ गया, दैट इज N1 इंटू, इस तरह शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, मोलर मास ऑफ Cl35 प्लस N2 इंटू मोलर मास ऑफ Cl37 प्लस N3 इंटू मोलर मास ऑफ Cl34 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। दिस विल गिव द एवरेज एटॉमिक मास
ऑफ एटम। आई होप दिस इज द क्लियर। ये क्लियर होगा आपको। कई बार आपको परसेंटेज दे देता है, तो परसेंटेज का मतलब ही 100 मोल्स में से एक्स वाई जेड का मोल्स दे दिया, तो उन 100 मोल्स की आइसोटोप्स की मास जोड़ लो, डिवाइड बाय 100 कर दो, तो पर मोल आ जाएगा। पर मोल ही एवरेज एटॉमिक मास इन ग्राम लेते हैं हम लोग। जब भी एवरेज एटॉमिक मास या एटॉमिक मास इन ग्राम की बात करते हैं, 1 मोल की ही बात करते हैं इसमें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, फटाफट चलते हैं थोड़ा सा आगे, एवरेज टर्म। नेक्स्ट पॉइंट, मान लो कि अगर आपके पास O2 और N2 गैस है, और ये मान लो ये 20% नेचर में है, और ये अगर 80% नेचर में है, और आपसे बोलता है कि व्हाट इज द एवरेज मोलर मास ऑफ द गैस मिक्सचर। जब भी एवरेज मोलर मास ऑफ द गैस मिक्सचर मांग रहा है, मतलब मोलर मास हो गया, मतलब 1 मोल की मास की बात कर रहा है, राइट। अगर 20%, क्या इसका मीनिंग यही होता है कि O2 20 मोल्स है और N2 80 मोल्स अगर रख लेता हूं मैं, टोटल 100 मोल्स है। तो बताओ एवरेज टर्म कैसे निकालेंगे, एवरेज मास कैसे निकालें भाई। O2 का मोल्स, उसका मोलर मास, दैट इज मोलर मास ऑफ O2 प्लस 80 टाइम्स मोलर मास ऑफ N2 divided by total moles, that is 100 moles. I'll get the average molar mass of mixture. Average molar mass of mixture मिल जाएगा आपको। भैया इसमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, और हर चीज फॉर्मूला बेस्ड भी लर्न नहीं करनी है। आप ये बातें पहले भी करते होगे, घर में भी करते होगे, स्कूल में भी करते होगे, यार एवरेज मार्क्स निकाल दो, तो सबका मार्क्स जोड़कर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देते होगे। तो अगर टोटल मोल्स 100 है, तो इन दोनों का इंडिविजुअल मास निकाल लो और उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर दो, तो एवरेज मोलर मास निकल जाएगा। तो फॉर्मूला इसके लिए क्या लिख सकते हो, एवरेज टर्म क्या लिख देख सकते हैं हम लोग। अगर N1 मोल्स है उसका मोलर मास, N2 मोल्स है उसका मोलर मास, N3 मोल्स है उसका मोलर मास, divided by total number of moles N1, N2 plus N3 and so on. That is going to give you the average mass, average molar mass of the mixture, or average molar mass of atom, or average atomic mass. ये सभी जानते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। डीपीपी इसके बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी डिस्कशन स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, एटॉमिक मास यूनिट, AMU भी कहते हैं इसको, और इसको डाल्टन भी कहते हैं, DA, शॉर्ट में डाल्टन DA लिखा जाता है। सुनो आराम से। एटॉमिक मास यूनिट, एटम की मास को एक्सप्लेन करने के लिए एक और टर्म लाई गई, एक और यूनिट लाई गई, जिसको कहा गया एटॉमिक मास यूनिट, राइट। एटॉमिक मास यूनिट, जैसे अगर केजी और ग्राम है, भैया आपको ये भी मालूम है केजी भी है, ग्राम भी है, पाउंड भी है, मिलीग्राम भी है मार्केट में। अब डिपेंड करता है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कि हम बड़ा यूनिट यूज करें मास को एक्सप्लेन करने के लिए, या छोटी यूनिट यूज करें। अगर पेन का मास बतानी है तो मैं ग्राम यूज करूंगा, ज्यादा इजी होगा, छोटे टर्म में इंक्लूड हो जाएगा। अगर एक ट्रक अगर आयरन है तो उसका मास हम केजी में या टन में एक्सप्लेन करें तो आसान होगा, छोटी न्यूमेरिकल टर्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी तरीके से एटम्स का मास को एक्सप्लेन करने के लिए एक और टर्म लाई गई, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। इसमें किया गया कि 1 मोल ऑफ C12 आइसोटोप्स का मास 12 AMU मान लिया गया। इन्होंने क्या माना कि 1 मोल ऑफ C12 आइसोटोप्स का मास 1 मोल ऑफ C12 आइसोटोप्स का मास 12 AMU एज्यूम कर लिया गया। तो भैया अगर 1 मोल, और फिर एक रिलेशन लाया गया यहां पर, दैट इज 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ 1 C12 एटम। इधर से भी रिलेशन आ जाएगा, इधर से भी रिलेशन आ जाएगा, दोनों एक ही चीज कह रहा है।
1 मोल ऑफ C12 आइसोटोप्स का मास 12 AMU मान लिया गया, और 1 AMU इज टेकन एज 1/12 द मास ऑफ 1 C12 एटम। 1 C12 एटम, ध्यान देना, 1 C12 एटम। तो इसमें ग्राम और AMU का रिलेशन, जैसे हर मास की रिलेशन होती है, हर मास का एक रिलेशन होता है, जैसे अगर केजी का रिलेशन है ग्राम के साथ, ग्राम का रिलेशन है मिलीग्राम के साथ, एक कन्वर्जन फैक्टर है, उसी तरह से AMU का रिलेशन और ग्राम का रिलेशन भी मिलना चाहिए। तो यहां पर AMU और ग्राम के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए एक यूनिट एक्सप्लेन की गई कि 1 AMU को मान लिया गया 1/12 द मास ऑफ 1 C12 एटम। तो ये बताओ, अगर 1 मोल C12 एटम अगर कंसीडर करते हो तो ग्राम में इसका मास 12 ग्राम रखा जाता है। तो 1 कार्बन एटम का मास अगर कंसीडर करोगे तो ये 12/Na ग्राम लिख सकते हैं हम लोग। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास 12 ग्राम, सो 1 कार्बन एटम का मास 12/Na ग्राम। 1 मोल मतलब Na कार्बन एटम की मास की बात कर रही होंगी, तो 1 कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, 12/Na ग्राम। अब इसको अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये क्या दिख रहा होगा, दैट इज 1/12 12/Na ग्राम, और ये आ जाएगा 1/Na ग्राम, जो कि इक्वल्स टू 1.6 समथिंग 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो 1 AMU का वैल्यू ग्राम में 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम होती हैं। 1 AMU का मास कितना हो गया, 1/Na ग्राम। ये दिमाग में रख लो, जैसे केजी और ग्राम का रिलेशन आप आराम से रटे रहते हो, दिमाग में बैठ गया, DNA में बैठ गया है कि 1000 की कन्वर्जन फैक्टर होती हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट को ही AMU बोला जाता है, और AMU को एक नाम दिया गया डाल्टन ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। 1 मोल ऑफ कार्बन 12 एटम आइसोटोप्स का मास 12 AMU मान लिया गया, और AMU और ग्राम के रिलेशन के लिए एक रिलेशन लिख दी गई। 1 AMU इज 1/12 द मास ऑफ 1 C12 एटम, द मास ऑफ 1 C12 एटम, याद रखना। तो अगर हम देखें, प्रीवियस नॉलेज में जाएं कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास 12 ग्राम होता है, तो 1 कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, 12/Na ग्राम। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या जा रहा है, 1/12 ऑफ दिस वैल्यू, और 1/12 ऑफ दिस वैल्यू कितना आ गया, 1/Na ग्राम। सो 1 AMU का रिलेशन क्या आ गया, 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम के बराबर होता है। बच्चों, ये वाला पार्ट जो है, टर्म्स, एटॉमिक मास, मोलर मास, मास नंबर, डाल्टन किसको कहते हैं, AMU और ग्राम का रिलेशन क्या होता है, ये सब चीजों को आपको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि एग्जाम्स में मास की यूनिट ग्राम भी यूज कर सकता है, AMU भी यूज कर सकता है। सो एक तरीका निकाला गया, भाई आप बताओ, एक गिवन मास को 1 kg कह दिया, रेफरेंस बनाया ना, फिर उस 1 kg को 1000 ग्राम के बराबर बता दिया, तो दोनों को रिलेट कर दिया, दोनों को। उसी तरह से ग्राम और AMU भी मास को डिफाइन करने के लिए यूनिट होती हैं, तो ग्राम और AMU में भी एक रिलेशन होना जरूरी है, राइट। तो अब इसमें रिलेशन निकालने के लिए उन्होंने एज्यूम कर लिया कि 1 मोल ऑफ C12 एटम आइसोटोप्स को 12 AMU कहते हैं, और 1 AMU का मास इतना होता है, तो 1 AMU का मास इन ग्राम 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम के बराबर होता है, या 1/Na ग्राम के बारे में बात कर लो, राइट। सो आई होप यहां तक ये क्लियर हो गया होगा रिलेशन। सो बेसिक इसमें यही जानना है कि AMU को कैसे रिलेट किया गया, ये वाला पार्ट ध्यान रखना, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, राइट दिस। और फिर 1 मोल ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स को 12 AMU लिया गया मास में, 1 मोल ऑफ C12 आइसोटोप्स को ही 12 AMU मास दे दिया गया, और फिर AMU और ग्राम में रिलेशन निकाल दिया गया। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू, अब ध्यान रख लो, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम, ये रिलेशन ध्यान में रख लो। अरे बंधुओं, इतना तो दिमाग में आ गया होगा AMU और ग्राम का रिलेशन।
तो थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट्स को याद करते चलो। इसमें एक कॉन्सेप्ट तुम बोलोगे सर 1 kg, इतना मास को ही 1 kg क्यों कहा गया? अरे रेफरेंस रखा गया, उसको रेफरेंस बनाई जाती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को 1 किलोमीटर बोला गया, दैट इज वन रेफरेंस। सिमिलरली एटम्स के मास को भी बताने के लिए, छोटे छोटे मास को बताने के लिए एक टर्म आ गया एएमयू, जिसको डाल्टन कहते हैं। तो इससे भी अगर फाइंड करना चाहोगे रिलेशन, तो इससे भी फाइंड कर सकते हो। आप देखो कैसे, मान लो 1 मोल कार्बन एटम, सॉरी 1 मोल नहीं, 1 C12 आइसोटोप्स का मास 12 एमयू रखा गया है। यहां पर एमयू की बात कर रहे थे। नेक्स्ट वन, अगर यहां पर रिलेशन निकालना चाहते हो, 1 C12 एटम का मास 12 एमयू रख दिया गया, तो आप बताओ 1 मोल C12 एटम का मास 12 ग्राम में 12 ग्राम होती हैं, तो 1 एटम ऑफ C12 एटम का मास कितना हो जाएगा? 12/Na ग्राम। ध्यान दो, यहां से 1 C12 एटम का मास 12 एमयू रख दिया गया, राइट। अब हम अपने प्रीवियस नॉलेज में जाते हैं कि 1 मोल ऑफ C12 एटम का मास 12 ग्राम था, तो 1 एटम ऑफ C12 एटम का मास कितना हो गया? 12/Na ग्राम हो गया। तो अगर 1 C12 एटम का मास ग्राम में कोई पूछा, तो मैं इसको 12/Na ग्राम भी लिख सकता हूं। तो अगेन एमयू एंड ग्राम का रिलेशन 12 कट गया, सो 1 एमयू इज इक्वल्स टू, यहां पर भी यही मिला, 1 एमयू इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। 1 एमयू इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। पहले ये बता दो, 1 C12 एटम का मास 12 एमयू, तो 1 मोल ऑफ C12 एटम का मास 12 ग्राम था, तो 1 एटम ऑफ C12 एटम का मास कितना हो जाएगा? 12/Na हो जाएगा। तो 12 एमयू 12/Na दोनों सेम एक एटम का मास को एक्सप्लेन कर रहा है, तो एमयू और ग्राम की रिलेशन आ गई, और एमयू 1 एमयू इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम के बराबर बात करने लग गया। सुनो अब, थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए इसमें और एक बात समझ लो कि अगर 1 एमयू 1/Na ग्राम है, और इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम इज इक्वल्स टू Na टाइम्स एमयू, दोनों एक ही चीज है। तो अगर केजी से ग्राम में जाते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, और ग्राम से केजी में आते हो तो 1000 से डिवाइड कर लेते हो, यही करते होगे। तो एमयू से ग्राम में जाने के लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या है हमारे पास? कन्वर्जन फैक्टर क्या है हमारे पास? कन्वर्जन फैक्टर है Na। Na एक कन्वर्जन फैक्टर आ गया, राइट। सो अब बताओ 1 एमयू इज 1/Na ग्राम और Na mu इज 1 ग्राम। सो अब बताओ, अगर मेरे पास, अगर मैं लिखता हूं 50 एमयू, तो ग्राम में क्या वैल्यू आ जाएगा? कोई बताएगा? अगर मैं मास 50 एमयू लिखता हूं, तो ग्राम में क्या आना चाहिए? ये ग्राम में क्या आना चाहिए? अगर 50 एमयू है तो इसकी ग्राम में वैल्यू क्या आनी चाहिए? 50 एमयू की वैल्यू ग्राम में क्या आना चाहिए? 50 एमयू ग्राम में क्या आना चाहिए? Na, आप इसको देखो, 1 एमयू 1/Na ग्राम है, 1 एमयू 1/Na ग्राम है, तो भैया 50 एमयू कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा? 50/Na ग्राम के बराबर होगा। हाँ जी, 50/Na ग्राम के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही, 50/Na ग्राम के बराबर आ जाएगा। अगर मैं लिख देता हूं दैट इज 150 ग्राम अगर है, और इसको एमयू में कन्वर्ट करनी है, तो क्या बोल दोगे? फिर से रिलेशन याद यूज कर लेंगे, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू Na टाइम्स AMU, तो जाहिर सी बात है 150 ग्राम कितने एमयू के बराबर हो जाएगा? 150 टाइम्स Na mu के बराबर हो जाएगा। सो ये आ गया 150
Na के बराबर आ गया एमयू में केस में। अरे भैया अगर बड़ा फैक्टर से छोटे में जानी है, अगर केजी को ग्राम में जानी है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, और ग्राम से केजी में जानी है तो 1000 से डिवाइड कर लेते होगे। तो अगर ग्राम से एमयू में जानी है तो मल्टीप्लाई करते होगे Na, और एमयू से ग्राम में जाना है तो Na से डिवाइड कर लेते होगे। यस, बिल्कुल सही है। 150 ग्राम इज इक्वल टू 150 NaMu। अरे बहुत सही, सभी ने लगभग सही रिप्लाई मारा है। तो यहां पर एमयू और ग्राम का ये रिलेशन याद रखना और कुछ ज्यादा नहीं। और दूसरा ये रिलेशन याद रखना कि यहां पर एक रिलेशन ये भी याद रख लेना, जो एटम्स एमयू और ये ग्राम का रिलेशन आया है, दैट इज 1 MU इज 1/12 द मास ऑफ 1 C12 एटम। यहां से हम लोगों ने एमयू और ग्राम का रिलेशन निकाला था। या फिर ये मान लो 1 C12 आइसोटोप का मास 12 MU आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, रिलेशन ध्यान रखना भैया, वो तो जरूरी है ही। तो यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 1 MU इज इक्वल टू 1/n A ग्राम। सो क्योंकि कई बार आपको केमिस्ट्री में मास को एमयू में दे सकता है या मास को ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ, मान लो अगर मैं कार्बन एटम का मास अगर मैं 100 MU लिख रहा हूं, तो बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना बताओगे? अगर कार्बन एटम का मास 100 MU लिख रहा हूं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 100 MU में कितनी होनी चाहिए? कार्बन एटम का मास अगर 100 MU है, मान लो आपने 100 MU कार्बन एटम लिया है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी होनी चाहिए? 150 Na। बताओ भैया, तो आप बताओ 100 MU इज इक्वल टू 100/Na ग्राम के बराबर है। और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इज 12 ग्राम। तो बता दो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, अगर ग्राम में ले रहे हो तो गिवन मास इन ग्राम अपॉन, अगर एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम को यूज करो। तो भैया गिवन मास है 100/Na ग्राम और इसका एटॉमिक मास है 12 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? Na टाइम्स 12। ये मोल्स आ गया। ये लास्ट टाइम भी सीखे थे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो? गिवन मास बाय मोलर मास निकालते हो, गिवन मास बाय मोलर मास निकालते हो। तो हमको गिवन मास कितना? 100/Na ग्राम, और 100/Na ग्राम डिवाइडेड बाय 12 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स इतने आ गए। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? Na से मल्टीप्लाई करोगे तो Na से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो दिस इज Na टाइम्स 12 इंटू Na कार्बन एटम्स लिख दो। भाई आपने नंबर ऑफ मोल्स से काउंटिंग तो निकाल ही लेते हो। अगर 5 मोल्स एटम है तो कितने एटम्स है? 5 टाइम्स Na। अगर 6 मोल्स एटम है तो कितने एटम? 6 टाइम्स Na। अगर 100 मोल्स एटम है तो कितने एटम्स? 100 टाइम्स Na से मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट करके पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, और नंबर ऑफ मोल्स निकल गया तो हमने Na से मल्टीप्लाई करके कार्बन एटम्स भी निकाल लिया, दैट इज 100/12 एटम्स। बिल्कुल सही, बहुतों ने सही लिखा है। 100/12 इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो यहां पर आ जाएगा सीधा 100/12 एटम्स ऑफ कार्बन। तो अगर एमयू में दिया है, एमयू से भी रिलेट कर सकते थे, एमयू से भी रिलेट कर सकते थे डायरेक्टली, लेकिन ग्राम में थोड़ा दिमाग बैठा हुआ है तो हमने क्या किया, फट से एमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया और ग्राम को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। सो नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, और नंबर ऑफ मोल्स निकला तो नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड हो गया। दिस इज
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अगर मान लो एक मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम लोग पुट करते हैं ये फेक वैल्यू होती हैं, कोई ऐसा नहीं कि वेल कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स, देखो एक चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालनी है तो थोड़ा सा दिमाग में रख लो ना, इसमें ज्यादा समय नहीं लगा सकता हूं मैं। ये है क्या बताया था, गिवन मास को आप मोलर मास से डिवाइड कर लो, मोलर मास से डिवाइड कर लो। एक तो ये बता दिया था। बी बताया था गिवन काउंटिंग को आप Na से डिवाइड कर लो। सी बताया था गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी डिवाइड कर लो इसको 22.4 लीटर से। और नहीं तो गैसियस स्टेट में आगे चल के पढ़ेंगे, अप्लाई द पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। सो मास दिया है तो मोलर मास को यूज कर लो, काउंटिंग दिया है तो एनए से डिवाइड कर लो, वॉल्यूम एट एसटीपी लीटर में दिया है तो 22.4 लीटर को यूज कर लो, और अगर किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे दिया है तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यूज कर लो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक टर्म मास को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एएमयू और ग्राम का रिलेशन आपको दिमाग में रखने होंगे। एएमयू को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो ध्यान में रख लीजिए, राइट। न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की काउंटिंग को बोला जाता है, वो मास नंबर कहलाता है। और उन सभी के एटम्स के मास को जब जोड़ते हो तो उसको एटॉमिक मास बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास को जोड़ते हो तो उसको पढ़ा जाता है, राइट राइट। सुनो अब नेक्स्ट पॉइंट, जब भी अगर एक और टर्म आ जाते हैं यहां पर, डेंसिटी, डेंसिटी को आज समझो आप। डेंसिटी या किसी भी चीज को हम दो तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, एक रिलेटिव डेंसिटी और एक एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, जैसे अगर किसी चीज की डेंसिटी निकालते हो तो आप उसका मास और उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, डेंसिटी निकल जाएगा, राइट। और अगर रिलेटिव डेंसिटी बोलते हो तो आप एक्स और वाई को आपस में रिलेट करते हो कि एक्स इतना टाइम्स वाई के बराबर है। अगर एक्स की डेंसिटी अगर 2 ग्राम पर ml है और वाई की डेंसिटी अगर 4 ग्राम पर ml है तो आप डिफाइन कर देते हो कि एक्स की डेंसिटी या वाई की डेंसिटी 2 टाइम्स एक्स की डेंसिटी के बराबर है। तो इसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। अगर x का मास 100 ग्राम है, y का मास 50 ग्राम है, तो आप बोल देते हो x इज 2 टाइम्स द मास ऑफ y। सो नेक्स्ट पॉइंट, अगर कभी भी डेंसिटी अगर दो टर्म्स आप देखते होगे, इन स्टार्ट में करते होगा, रिलेटिव डेंसिटी बात करता होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बात करता होगा, नहीं तो वेपर डेंसिटी बात करता होगा। एक बार वेपर डेंसिटी पढ़ ले और उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ ले, तो फिर कंपोजिशन ऑफ एटम्स कैसे निकाला जाता है या एवरेज मोलर मास कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नाउ डेंसिटी दो पार्ट में आ गया, दैट इज एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा हो जाता है रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स नाम दिया गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, और फॉर वेपर और गैस नाम दिया गया वेपर डेंसिटी, जिसको शॉर्ट में वीडी लिखा रहता होगा। वेपर डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, शॉर्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो देखो पहले छोटे छोटे टर्म्स पढ़ लो, ये ड्रॉपर बैच है,
आगे बढ़ना पड़ेगा। स्क्रैच से, जाहिर सी बात है स्क्रैच से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन भैया नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स कैसे रिलेट करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, सारे टर्म्स को जोड़ते चलेंगे, फिर आगे चलकर एक बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो जेई एडवांस या जेई मेंस के लिए बड़ा जरूरी पड़ने वाला है। तो पहले टर्म्स को तो क्लियर कर लो बढ़िया से, उसके बाद क्वेश्चंस पे उतरेंगे हम लोग, राइट। चलो ये बताओ, सॉलिड्स और लिक्विड्स है तो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया, रिलेटिव डेंसिटी, और वेपर के लिए यूज किया जाता है वेपर डेंसिटी। अगर कोई चीज रिलेटिव वे में एक्सप्लेन करना होता है तो वहां पर एक स्टैंडर्ड भी यूज करना जरूरी है। रिलेटिव का मतलब ही हो गया कि जहां हम स्टैंडर्ड के विथ रेफरेंस टू समथिंग, किसी के रेफरेंस से अगर बात करते हैं तो वहां टर्म आ जाता है रिलेटिव। और अगर सिर्फ इसकी डेंसिटी की बात करेंगे तो इसका मास बाय इसका वॉल्यूम डेंसिटी बता देगा। अगर मैं इसकी डेंसिटी किसी और के रेफरेंस में बात करेंगे तो उसको नाम दे देंगे हम लोग, रिलेटिव डेंसिटी ले लेंगे हम लोग, राइट। तो यहां पर देख लो, दो टर्म्स आएंगे, नोट डाउन, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेपर डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी में दो टर्म्स आएंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेपर डेंसिटी। अब होता क्या है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वेपर डेंसिटी, याद रखना ये वेपर और गैस के लिए एक्सप्लेन कर लेते हैं, ये सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर लिख रहा है, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ गिवन सॉलिड्स और लिक्विड्स ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव डेंसिटी है तो एक रेफरेंस ले लिया गया, स्टैंडर्ड ले लिया गया, और वो स्टैंडर्ड लिया गया डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस को रेफरेंस ले लिया गया, राइट। What is the density of water at 4 degree Celsius? Density of water at 4 degree Celsius क्या हो जाता है? That is density of water at 4 degree Celsius is taken as लगभग approximately 1 gram per ml। ये density of water होता है at 4 degree Celsius पर। तो relative density for solids and liquids, they are named, they are found, they are calculated with the reference of density of water at 4 degree Celsius। तो relative density में आप बताओ, न्यूमरेटर जो है डेंसिटी ऑफ H2O एट 4 डिग्री सेल्सियस जो है, इसकी वैल्यू 1 है अगर, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू लगभग डेंसिटी ऑफ गिवन सॉलिड्स और लिक्विड्स के बराबर ही होता है। सिंस स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो है डेंसिटी का, तो इसका कोई यूनिट नहीं आने वाला है। आप सिर्फ इतना बता दोगे कि ये सॉलिड और ये लिक्विड पानी की डेंसिटी से कितना टाइम्स ज्यादा है या कितना टाइम्स कम है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी बता रहा होगा। अब यहां पर जो चूज किया गया है डेंसिटी, जो रेफरेंस चूज किया गया है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसको रेफरेंस लिया गया है। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस लगभग 1 ग्राम पर ml, नॉट एग्जैक्टली, लगभग 1 ग्राम पर ml मिल जाता है। तो अगर डिनोमिनेटर अगर 1 हो गया तो भैया क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू डेंसिटी ऑफ गिवन सॉलिड और लिक्विड के लगभग ही होने वाला है। लगभग दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफरेंसेस ज्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसकी डेंसिटी लगभग 1 होती है, तो जाहिर सी बात है दोनों की वैल्यू में भी ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। इसका मतलब अगर मुझे कोई कह दे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एक्स लिक्विड is 5 gram, is 5, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एक्स लिक्विड इज 5, तो क्या मैं मान के चल दूं कि डेंसिटी ऑफ एक्स भी 5 ग्राम पर ml के लगभग ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 है। डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 है अगर, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होगी वही न्यूमेरिकली इस रेशियो की भी वैल्यू होगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका 1 है,
तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होगी वही लगभग इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि डेनोमिनेटर 1 है। अरे भैया समझ लो ना, डेनोमिनेटर 1 है तो भैया जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वही रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होना एग्जाम में कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू दी गई है और डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड और सॉलिड की जरूरत पड़ रही है, तो उस डेंसिटी, उस लिक्विड या सॉलिड की डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में ही बता देना। न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू लगभग सेम हो जाएंगी, क्योंकि पानी की डेंसिटी लगभग 1 ग्राम पर ml ले रखा है, तो दोनों की न्यूमेरिकली वैल्यू सेम आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी टर्म और एब्सोल्यूट डेंसिटी टर्म दोनों सेम चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रिलेटिव डेंसिटी है, लेकिन क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 के बराबर होता है लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो जाहिर सी बात है स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ गिवन सॉलिड एंड लिक्विड की वैल्यू लगभग बराबर आएगा। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अल्कोहल अगर 1.5 ग्राम पर ml दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर अल्कोहल की 1.5 लिख दिया है, तो इसका मतलब उस गिवन अल्कोहल की डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml मान सकते हो, लेकर चल सकते हो, यह बोलना चाह रहा हूं मैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर मैं वेपर डेंसिटी की बात करूं, वेपर डेंसिटी की बात करूं अगर, भाई ये बताओ, अगर मैं 2 रेशियो लेता हूं, अगर डेंसिटी का 2 रेशियो लेता हूं, अगर 2 डेंसिटी की रेशियो लेता हूं, तो हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट नहीं आएगा, डेंसिटी का यूनिट आएगा, बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रेशियो। राइट, अब सुनो, वेपर डेंसिटी टर्म ये भी एक रिलेटिव डेंसिटी बताने का तरीका है, लेकिन फॉर वेपर और गैस के लिए बात कर रहे हैं हम। तो यहां भी एक रेफरेंस पुट करेंगे। पहले ये बताओ, जैसे PV इज इक्वल्स टू nRT अगर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, PV इज इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास, RT भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के जगह पर मास अपॉन मोलर मास लिख दिया। तो यहां पर यह भी लिख सकता था मैं, मास of gas is equals to PVM over RT भी लिख सकता था मैं। भाई PV को nRT है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर क्या लिख दिया, मास अपॉन मोलर मास। तो मास किसके बराबर आ गया, उस गैस का मास किसके बराबर हो गया, PVM ओवर RT के बराबर हो गया। अब ध्यान दो कि अगर मैं 2 डेंसिटी का रेशियो ले रहा हूं, डेंसिटी इज ग्राम पर ml, x ग्राम पर ml एंड अनदर इज y ग्राम पर ml, तो ध्यान दो ये भी 1 ml है, ये भी 1 ml है, तो ml तो कट गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि डेंसिटी का रेशियो मास का रेशियो है इन द सेम वॉल्यूम? अरे भाई अगर 1 ml 1 ml, तो ये तो कट गया, तो जाहिर सी बात है ये मास का रेशियो ही दे रहा है जो 1 ml में मिल रहा होगा। तो अगर 2 डेंसिटी का रेशियो लेता हूं, तो क्या वो मास का रेशियो होगा जो सेम गिवन वॉल्यूम में होगा? क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो मास का ही रेशियो आ जाएगा अगर दोनों को यूज किया तो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां पर ध्यान रखो, 2 डेंसिटी का रेशियो, क्योंकि ग्राम पर ml, तो ml तो कट ही जाएगा, तो उस गिवन वॉल्यूम में दोनों की मास के रेशियो के बराबर ही वेपर डेंसिटी के बराबर आ जाएगा। अब बताओ, तो इसको कहा जाता है, नोट डाउन करो, वेपर डेंसिटी इज मास ऑफ गिवन गैस in V volume at P and T temperature pressure over mass of H2 gas in V volume at P and
T प्रेशर टेम्परेचर। जो वॉल्यूम इसके लिए रखोगे वही वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस के लिए भी रखोगे। जो प्रेशर टेम्परेचर X गैस है उसी प्रेशर और टेम्परेचर पर भी हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है, डिपेंड करता है कि वो किस प्रेशर टेम्परेचर पर है। क्योंकि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ गैस को अगर बड़े रूम में रख दो या छोटे रूम में रख दो तो उसका वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू कंटेनर चेंज कर जाता है, क्योंकि गैस की वॉल्यूम ली जाती है कि वो किस कंटेनर में फैला हुआ है, वो उसकी वॉल्यूम होती है। तो इसलिए गैस की वॉल्यूम को अगर फिक्स करनी है तो उसका क्वांटिटी फिक्स करनी है तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर भी बताना जरूरी है। अगर मैं बोलूं मेरे पास 50 लीटर्स ऑफ O2 गैस है तो सिर्फ इतना बोल के निकल जाओ कि 50 लीटर्स ऑफ O2 गैस है और प्रेशर टेम्परेचर ना बताओ तो भैया 4 मोल का भी 50 लीटर वॉल्यूम हो सकता है और 4 मोल्स का भी 4 मोल्स गैस है, अगर उसको 50 लीटर कंटेनर में रख दो तो उसकी 50 लीटर वॉल्यूम हो गई। उसी 4 मोल्स को अगर 100 लीटर्स ऑफ कंटेनर में रख दो तो उसकी वॉल्यूम 100 हो गई। तो उसका वॉल्यूम तभी डिफाइंड होता है जब उसके प्रेशर और टेम्परेचर, या अमाउंट तभी डिफाइंड होता है जब वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर और टेम्परेचर भी डिफाइन कीजिए, नहीं तो अमाउंट डिफाइन नहीं हो पाएगा गैस का, क्योंकि गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। तो जब भी देखो है डेंसिटी का रेशियो, लेकिन मैं मास का रेशियो लिख रहा हूं इसको, क्यों? क्योंकि डेंसिटी का रेशियो मास का ही रेशियो होता है अगर दोनों में, क्योंकि वॉल्यूम सिमिलर होती हैं। तो यहां पर हाँ जी, तो मास ऑफ गिवन गैस इन वी वॉल्यूम एट पी एंड टी एंड मास ऑफ H2 गैस इन वी वॉल्यूम एट पी एंड टी। एक रेफरेंस रख लेते हैं, मान लो एक वॉल्यूम फिक्स कर लेते हैं। मान लो अगर मैं लिख देता हूं मास ऑफ गिवन गैस in 22.4 liters at standard temperature and pressure, हमने डिफाइन कर लिया, अपॉन mass of H2 gas in 22.4 liters at STP। ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो आप बताओ मास ऑफ गिवन गैस इन 22.4 लीटर एट एसटीपी रख लिया तो ये 1 मोल की बात कर रहा है। 1 मोल मतलब मोलर मास की बात कर रहा है। 1 मोल है गैस तो उसकी मास कितनी हो जाएगी? मोलर मास के बराबर हो जाएगा। और मास ऑफ H2 गैस इन 22.4 लीटर एट एसटीपी, तो भैया ये भी 1 मोल हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है और 1 मोल हाइड्रोजन गैस की मास 2 होती है। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ द गैस ओवर 2 आ गया। सो 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी इज मोलर मास ऑफ द गैस के बराबर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे जनरलाइज लिखा था कि जो वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर आप गैस के लिए रखो, जो गिवन गैस के लिए रखो, वही वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस के लिए भी वही प्रेशर और टेम्परेचर आप फिक्स रखेंगे दोनों के लिए। और फिर कोई भी एक वॉल्यूम रख लो, जो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर टेम्परेचर तुम एक्स गैस के लिए रखोगे वही वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर हाइड्रोजन के लिए भी रखना। ये रिलेशन में कोई वेरिएशन नहीं आने वाला है, इस रिलेशन में कोई वैल्यू नहीं आने वाला है। देखो एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, बड़ा जनरल सब पूछते हैं, जब जनरल सी बातें करते हैं। मान लो अगर लिख दिया मास ऑफ गिवन गैस in V volume at P and T temperature upon mass of H2 gas in V volume at P and T temperature। आपको अभी बताया मैंने कि PV इक्वल्स टू nRT को अगर मैनिपुलेट करोगे तो PV इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास RT होता है। तो मास अगर डिफाइन करनी है गैस का तो क्या हम लिख सकते हैं PVm ओवर RT? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके मास को अगर मैं प्रेजेंट कर दूं इस तरह से, दैट इज PVm ओवर RT, और नीचे हाइड्रोजन के लिए भी मास को यूज कर दूं PVm, दैट इज अ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन RT, तो भैया P और V, R और T कट जाएगा तो हमेशा किसका रेशियो आने वाला है? मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। मतलब दिस इज मोलर मास ऑफ गैस ओवर 2 आ जाएगा हमेशा। चाहे कोई भी, अगर आप प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और वही प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों के लिए सिमिलर ले रहे हो
तो ये रेशियो उनके मोलर मास के बराबर ही आ जाएगा। तो आप कोई भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर लो, वही प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अगर हाइड्रोजन के लिए भी रखोगे तो ये रिलेशन में कोई फर्क नहीं आने वाला है। सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ द गैस ओवर 2, यही रिलेशन आएगा हमेशा। सो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप 22.4 लीटर रख लो या 10 लीटर एट द गिवन प्रेशर टेम्परेचर रख लो या 50 लीटर एट द गिवन टेम्परेचर प्रेशर रख लो, उसमें कोई रिलेशन में वैल्यू में डिफरेंसेस नहीं आने वाला है। सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन 2 और मोलर मास ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी, ये रिलेशन फिक्स है। और दूसरा पॉइंट हमने कहा स्पेसिफिक ग्रेविटी, जब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हो तो उसमें कंफ्यूज मत होना, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू को ही आप डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को मान लेना, राइट। सो ये टर्म को यूज कर लो और पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को यूज कर लो, या फिर आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। दोनों के लिए वॉल्यूम सेम रख लो, दोनों के स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे रख लो। मैं अगर 22.4 लीटर की बात कर रहा हूं तो 1 मोल की बात कर रहा हूं, ये भी 1 मोल की बात कर रहा हूं। बच्चे एक बार देखो, अब आप इस स्टेज में नहीं हो कि हम आपको मास दें और नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें, कि गिवन मास अपॉन मोलर मास को यूज करते हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो क्रिटिकल क्वेश्चन बनाएंगे, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स को क्रिटिकल क्वेश्चंस बनाएंगे, थोड़ा परसेंटेज से इसको जोड़ेंगे, तब जाकर एडवांस और मेंस के बढ़िया क्वेश्चंस को क्रैक करना स्टार्ट कर लेंगे। ये बड़ा इजी सा टर्म है कि इतना मास दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। अब इतना तो नहीं बता पाएगा कोई ड्रॉपर बैच में, ये तो क्लियर है तुमको भी। सो जब हम एटॉमिक मास यूनिट को एक बार पढ़ लेते हैं, वेपर डेंसिटी को पढ़ लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को पढ़ लेते हैं, और उस सभी को कनेक्ट करते हुए जब मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो वो नर्सरी का नहीं रहेगा, वो लो लेवल जो आप 11th स्टार्ट करते हो उस समय के क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, बल्कि मैं उस तरफ के क्वेश्चंस को डिस्कस करा पाऊंगा जो एडवांस या फिर मेंस में टॉप लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एल्स नहीं तो आप अगर बोलोगे सर मोलर मास हो गया, एक बार नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, उस पर 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दो। अरे भैया ये तो सबको मालूम ही है कि गिवन मास से मोलर मास से डिवाइड कर लो, राइट। सो आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए आप क्वेश्चंस जो भी आपके सामने जो क्वेश्चंस आती हैं जेईई मेंस या एडवांस में, क्वेश्चंस जो भी पुटअप किया जाता है वो क्या क्वेश्चंस होते हैं, बड़ा ट्विस्टेड लैंग्वेज पूछता है, बहुत सारे टर्म्स उसमें इंक्लूड कर देगा। मोल कॉन्सेप्ट से 2 ही क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम। अब बताओ मोल कॉन्सेप्ट से अगर 2 ही क्वेश्चन पूछेगा तो वो बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछेगा। अब उसी में मोलारिटी भी डाल देगा, मोलालिटी भी यूज कर देगा, उसी में स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसी में वेपर डेंसिटी भी मिला देगा, और सबको मिलाकर एक नया मिक्सचर तैयार करेगा क्वेश्चन का, जो डिफिकल्टी लेवल डिसाइड कर देता है। तो अगर कोई भी बच्चा अगर हर टर्म्स को धीरे धीरे पढ़ता चले और क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अनट्विस्ट कर दे, मतलब क्वेश्चंस की लैंग्वेज को खोल दे कि वो पूछना क्या चाहता है, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि चीजों को डिफिकल्ट लैंग्वेज में प्रेजेंट कर दो। अब हम डेंसिटी भी बोल सकते थे, लेकिन वो लिख देगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं डायरेक्टली मोलर मास दे सकता था, वो लिख देगा वेपर डेंसिटी। मैं डायरेक्टली मोल्स दे सकता था, वो लिख देगा मोलारिटी, वो लिख देगा मोलालिटी, वो लिख देगा परसेंटेज। तो मेन फोकस हम लोग को करनी है, इस पे नहीं फोकस करनी है कि काउंटिंग दिया है तो सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। भैया ये जेईई एडवांस और मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है कि इतने एटम्स है तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ये नहीं पूछने वाला है। ये हो गया खत्म, स्कूल पास कर गए हो। तो आप भी समझ रहे होगे कि हम लोग जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरा का पूरा एडवांस खंगाल लो, पिछले 35 साल का एग्जाम निकाल लो, एग्जाम्पल 39 इयर्स का एग्जाम्पल निकाल लो, आपसे ये तो नहीं पूछा होगा कि इतने एटम्स है तो मोल बता दो भाई। तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्रिटिकल क्वेश्चंस, गेट प्रिपेयर्ड फॉर द क्रिटिकल क्वेश्चंस। मुझे आपको एडवांस लेवल तक ले जानी है, यहां पर नहीं छोड़ देनी है बीच में कि चलो हमने नर्सरी लेवल पढ़ा दिया, व्हाट इज मोल, हटा हुआ हो गया मेरा मोल कॉन्सेप्ट। तो प्लीज फाइन, सुनो बच्चे, प्लीज गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट। वेपर डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशन आप ध्यान में रखना।
थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है आप जो यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपकी आपकी जो फ्यूचर है, आप क्या मार्क्स स्कोर करोगे, कहीं ना कहीं हम लोग पर वो डिपेंड कर रहा है, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू फैसिलिटीज, वी आर ट्राइंग टू गिव यू मैक्सिमम। होता है ना, देखते होगे घर में पेरेंट्स का एक खास आदत होता है, 2 रोटी खा लो तो बोलेंगे यार 1 रोटी और खा लो ना, अरे नहीं पेट भर गया मम्मी, नहीं अब नहीं खाएंगे, लेकिन 1 रोटी और खिला दें। क्या करें, वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता, उनको लगता है कि बच्चे को और खिलाऊं। तो भैया यहां भी यही है, मेरी भी भूख यही है, मैं सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाता हूं। बच्चे अगर खा रहे हैं तो और खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ और खिलाओ, ताकि एडवांस में जाकर पॉपअप कर जाएं अपनी रैंक और अपनी सिलेक्शन को देखकर। नाउ तो आई थिंक द वेपर डेंसिटी इज ओवर। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर अगर डिस्कस कर ले हम लोग, छोटी सी क्वेश्चन। मान लो कि अगर कोई भी कहता है ऑक्सीजन गैस है और अगर N2 गैस है इस कंटेनर में और इसका वेपर डेंसिटी दे दिया जाए, तो क्या मैं इसकी कंपोजिशन निकाल सकता हूं? मान लो इसका वेपर डेंसिटी दे दिया हो आपको, लेट्स सपोज इट्स वेपर डेंसिटी इज अराउंड 30, इसका वेपर डेंसिटी 30 दे दिया है। इसका मतलब क्या प्रोवाइड कर दिया इनडायरेक्टली, इस गैस मिक्सचर का 1 मोल का मास को एक्सप्लेन कर दिया इसने, राइट? अगर 1 मोल गैस का मास एक्सप्लेन कर दिया, मतलब इसी से मिल जाएगा मोलर मास ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी इज मोलर मास। तो जाहिर सी बात है मोलर मास ऑफ द, इसका वेपर डेंसिटी 15 कर देते हैं, तो इसका मोलर मास हो गया 30 ग्राम, ये फिक्स हो गया। अब बताओ इसकी कंपोजिशन की बात बता रहा है और वेपर डेंसिटी 15 दे दिया था, तो 1 मोल गैस मिक्सचर का मास को बताना एक्सप्लेन कर रहा है, ये मुझे दे दिया। तो अगर मैं टोटल 1 मोल मान लूं, तो इसमें से ये x मोल हो जाएगा और ये 1 माइनस x मोल हो जाएगा। जाहिर सी बात है, मैंने 1 क्यों मान लिया, क्योंकि मुझे मोलर मास दिया गया था, 1 मोल का मास दिया गया था, 1 मोल मिक्सचर का मास दिया गया था, तो मैं 1 मोल मान लूं, उसमें से x मोल O2 हो गया और N2 1 माइनस x हो गया। तो क्या मैं x के टर्म में इस बकेट का मास लिख दूं, 32 टाइम्स x ग्राम O2 हो गया और 28 टाइम्स 1 माइनस x ग्राम N2 हो गया और टोटल 1 मोल है। तो 1 मोल का मास टोटल 32x प्लस 28 टाइम्स 1 माइनस x ग्राम, क्या मैं 30 के बराबर कर दूं? 1 मोल मिक्सचर था, 1 मोल में से x मोल ये था और ये 1 माइनस x मोल था, तो इनका मास निकाल लूं तो 1 मोल का मास निकल गया और ये कितना दिया हुआ था मुझे 30, तो मैं 30 के बराबर कर दिया, तो मुझे इसकी कंपोजिशन निकल गई कि 1 मोल में कितना O2 का मोल से और कितना N2 का मोल से, ये आप फाइंड कर लोगे, राइट? तो भैया वेपर डेंसिटी का इससे एक एप्लीकेशन तो इस पर आ जाता है कि आप कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर वेपर डेंसिटी दे दिया तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर प्रोवाइड कर दिया। तो मोलर मास दिमाग में बैठा लो, मोलर मास मतलब 1 मोल का मास प्रोवाइड कर दिया। सुनो, एक चीज ध्यान रखो, मैंने जब भी वेपर डेंसिटी की बात किया है तो मैंने सिर्फ एसटीपी को फिक्स नहीं किया है, ध्यान रखो इस चीज को, मैंने सिर्फ एसटीपी को फिक्स नहीं किया है, मैंने जो वॉल्यूम इसके लिए लेना है वही वॉल्यूम इसके लो, जो प्रेशर टेम्परेचर इसके लिए ले रहे हो वही प्रेशर एंड टेम्परेचर इसके लिए लो। ये एक एग्जांपल पुटअप कर दिया। दूसरा, अगर आप कोई भी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर आइडेंटिकल रखते हो दोनों के लिए, तो ये बाय डिफॉल्ट मोलर मास का ही रेशियो आने वाला है। सो दिस रेशियो इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर आइडियल गैस, ये रेशियो चेंज नहीं होने वाला है और वेपर डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशन यही आने वाला है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा एक और क्वेश्चन अगर पुट करना चाहे हम इस पर वेपर डेंसिटी पर, मान लो अगर PCl5 डिसोसिएट हो रहा है PCl3 में और Cl2 में और इसमें 1 माइनस x
x मोल टूट गया, x PCl3 बना और x Cl2 बन गया। और अगर इक्विलिब्रियम में मतलब इसका x मोल फिक्स हो गया, इसका x मोल फिक्स हो गया, इसका 1 - x फिक्स हो गया। अब अगर इसकी वेपर डेंसिटी अगर तुमको प्रोवाइड कर देता है, लेट सपोज इट्स वेपर डेंसिटी इज y, इसका मतलब इसका मोलर मास हो गया 2y इज द मोलर मास। इसकी मोलर मास हो गई 2y। एक्स और वाई के टर्म बता रहा हूं, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके बता दूंगा, लेकिन ध्यान दो जरा सा। अगर ये पूछता है डिग्री ऑफ, ध्यान दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बच्चे मतलब होता है कि एक मोल में से कितना टूटा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे एक मोल रखा हूं मैं, एक मोल में से x टूट गया तो x को ही क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मान लो तुमने a मोल कंपाउंड रखा था PCl5 का और इसमें से मान लो ऐसा कर लेते हैं, अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू रख लेते हैं, 10 मोल्स PCl5 का रखे थे और इसमें से 8 मोल्स डिसोसिएट कर गया। तो अगर कोई बोलता है व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5, तो 10 मोल से 8 टूट गया तो 1 मोल से कितना टूटा होता, दैट इज 10 मोल में से 8 टूटा है तो 1 मोल होता तो कितना टूटा, 10/8। 10/8 अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी इज द टर्म दैट इज गेटिंग डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल। एक मोल में से कितना मोल्स ब्रेक किया उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। इसका मतलब आप इसमें से फाइंड करना चाहते हो कि इसमें से x की वैल्यू कितनी होगी, ये फाइंड करना चाहते हो। तो आपके पास इस कंटेनर में क्या क्या बैठा हुआ है, आपके पास PCl5 है दैट इज 1 - x मोल, आपके पास PCl3 है जो x मोल्स है, आपके पास Cl2 है जो कि x मोल है। तो टोटल मोल्स ऑफ द कंपाउंड कितने हैं आपके पास, दैट इज 1 + x मोल। ये आपका कंपोजिशन है। PCl5 1 - x मोल है, PCl3 x मोल है, Cl2 भी x मोल है। अब कहता है भैया इसका वेपर डेंसिटी प्रोवाइड किया था, y प्रोवाइड कर दिया था, तो इस मिक्सचर का मोलर मास प्रोवाइडेड है। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल प्रोवाइडेड है। तो क्या मैं इस सबका जोड़कर अगर 1 + x से डिवाइड कर दूं तो एवरेज मास फॉर 1 मोल निकल जाएगा। अब इस बकेट का मास कैसे निकालोगे बताओ, इस बकेट का मास कैसे निकालोगे। PCl5 का मास हो गया 1 - x इंटू मोलर मास ऑफ PCl5। PCl3 का मास हो गया दैट इज x टाइम्स मोलर मास ऑफ PCl3, और Cl2 अगर x मोल है तो उसका मास हो गया x टाइम्स मोलर मास ऑफ Cl2, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स है x। इस पूरे मिक्सचर का एवरेज मोलर मास कैसे निकाल दोगे, 1 - x टाइम्स मोलर मास ऑफ PCl5 प्लस x टाइम्स मोलर मास ऑफ PCl3 प्लस x टाइम्स मोलर मास ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय 1 + x टोटल मोल्स। तो एवरेज मोलर मास आ गया, और एवरेज मोलर मास मेरे को 2y दिया हुआ था, दोनों को बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ पुटअप करूंगा तो और क्लियरिटी इससे निकलेगा कि क्वेश्चंस कैसे पुटअप किए जाते हैं। तो वेपर डेंसिटी का एक एप्लीकेशन बता दिया मैंने। अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स की मोल्स फिक्स हो गई, और मान लो इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मोलर मास प्रोवाइड कर देता है, तो आप क्या किए, मैंने इस कंटेनर को मान लिया, टोटल मोल्स ऑफ द स्पीसीज कितने हैं सबका मिला दूं तो टोटल मोल्स कितने हो गए, 1 + x मोल, इसका x 1 - x मोल, इसका PCl3 का x मोल्स, इसका x मोल। तो इसका मास फाइंड कर लो और टोटल मोल से डिवाइड कर लो तो एवरेज मोलर मास आ गया, और एवरेज मोलर मास आपको वेपर डेंसिटी के थ्रू बढ़ा दिया गया था। फाइन।
एवरेज, कई बार आपको मोलर मास और एवरेज देखो समझने के लिए थोड़ा सा आप भी एग्रेसिव मोड में रहो, आप भी एग्रेसिव मोड में रहो, थोड़ा सा पेन पेपर लेकर तैयार रहो सो दैट कोऑर्डिनेशन आसान हो। थोड़ा बता रहा हूं ना, ठीक है। मैं इसको एक दो बार और एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन 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 ज्यादा नहीं कर सकता हूं। एक्सप्लेनेशन आपको याद रखो, एवरेज टर्म कैसे निकाला जाता है, सबका मास जोड़कर टोटल मोल से डिवाइड कर लो, एवरेज निकल जाता है। सो अगर इसमें से एक 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 एग्जाम्पल था कि हम कैसे वेपर डेंसिटी को यूज कर सकते हैं। हाँ जी, सुनो सुनो, नेक्स्ट जो टर्म आता है भैया, हम लोग जब कंपोजिशन पे आएंगे, मोलारिटी, मोलालिटी, परसेंटेज, ओलियम, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, तब बात करेंगे, उस पर हैप्पी बर्थडे होगा आपका, डोंट वरी। लेकिन याद रखो बच्चे, आपको अपनी एग्रेसिवनेस भी सेम लेवल मेंटेन करना होगा। और थोड़ा सा बेस्ट पढ़ाई उसको कहते हैं जहां पर थोड़ी सी आप भी ध्यान रखो कि टीचर नेक्स्ट डे क्या पढ़ाने वाला है, तो उसको थोड़ी सी एक बार रीड कर लो, किसी भी कंटेंट से एक बार रीड करके रखो। और जब मैं ड्रॉपर बैच है, ध्यान रखो ड्रॉपर बैच है जिसमें हमारे पास समय कम है, काम ज्यादा है, लेकिन काम इफेक्टिव वे में ही होनी चाहिए, यह भी मानना है मेरा। तो ये दोनों में एनर्जी मिलकर तभी बात हो पाएगी जब जो चैप्टर पढ़ना है, जो चैप्टर की तैयारी हो रही है, जो टीचर्स जा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ाने के लिए, तो उसको पहले एक बार रीड मार लो, तो अपने आप डाउट्स वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। राइट, एक बार और बता देता हूं मैं, एक बार सिर्फ एक बार और बता देता हूं। मान लो कि अगर कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन होता, एक और इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख लेता हूं, कोई भी इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है मतलब इनिशियल और एवरेज मोलर मास में टर्म में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे। एवरेज टर्म्स हमेशा आप निकालते हो। अगर O2 5 मोल्स है, एक बार फिर से लिख देता हूं लेकिन आगे नहीं, 5 मोल्स है और N2 अगर 8 मोल्स है, तो बताओ एवरेज मास, एवरेज मास, एवरेज मोलर मास ऑफ द गैस मिक्सचर कैसे निकालोगे? अरे एवरेज मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर लो, आप इसमें एवरेज मोलर मास निकल जाएगा। अब बताओ इस कंटेनर का मास क्या हो जाएगा? अरे भाई 2 कदम तुम बढ़ो, 4 कदम हम भी बढ़ेंगे, 10 कदम हम भी बढ़ेंगे, तब मिलकर पढ़ाई करेंगे। और नहीं तो मालूम चला कि नंबर ऑफ एटम्स में ही फंसे पड़े हैं और नंबर ऑफ मोल में ही फंसे पड़े हैं, और जहां तक पहुंचना है वहां तक रुक गए। सुनो, तो अगर O2 के 5 मोल्स है, N2 के 8 मोल्स है, तो टोटल मोल्स कितना लिख दोगे? 13 मोल्स लिख दोगे। इसका मास कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स 32 ग्राम। और N2 का मास कितना हो जाएगा इस कंटेनर में? 8 टाइम्स 28 ग्राम। ये मास हो जाएगा। तो बताओ 5 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 28 ग्राम मास है 13 मोल्स का। तो भैया एवरेज मोलर मास मतलब एक मोल का मास कितना हो जाएगा, सीधा आप निकाल दोगे ना। 5 टाइम्स 32 प्लस 8 टाइम्स 28 ओवर 13 कर लो, तो ये एवरेज मोलर मास आ गया पर मोल, मतलब ग्राम आ गया पर मोल, मतलब एवरेज मोलर मास निकल गया। आप मास एवरेज कैसे निकालते हो? कंटेनर में जितने लोग हैं उसका मास जोड़ दो, डिवाइड कर दो, जितने लोग हैं उनसे डिवाइड कर दो। हाँ जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड होल्ड करना, ये नंबर ऑफ पेजेस
स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाने के लिए आप एक काम करो, इसको आप स्कैन कर लो ताकि ये आपके पास स्टोर हो जाए। आप सभी इसको स्कैन कर लीजिए ताकि जितना अभी तक लिखवाया मैं वो आप तक पहुंच जाए डायरेक्टली। आप मोबाइल से इसको स्कैन कर लो अपने मोबाइल से ताकि आपके मोबाइल में ये नोट्स पहुंच जाए। हाँ, जा सकते हैं, लेकिन आप भी अटेंड कर लो, आप भी इसको स्टोर कर लो। इसको अगर स्कैन कर लो और आप अपने पास सेव कर लो, मैं भी यहाँ कंप्यूटर पे सेव कर लेता हूँ, आप भी सेव कर सकते हो, किसी दूसरे मोबाइल है तो उसे कर लो आप। अभी आ रहा हूं उस पर। और अगर इसमें से कोई एक बच्चा है तो अगर सोचो कोई एक ग्रुप बना दो जिसमें सभी ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, और फिर जितने भी डाउट्स हैं मैं देखना स्टार्ट कर दूंगा। टिपिकल डाउट्स भेजना, मैं उसको डाउट को कैटर करना स्टार्ट कर दूंगा थ्रू द मोबाइल। यू कैन, कोई एक बच्चा इसमें से कोई एक ग्रुप बना दे और मुझे भी ऐड कर दे, तो डैट आपके डाउट्स को भी मैं देखना स्टार्ट कर दूं। नहीं हो रहा है? चलो, हो गया। मैं सेव करके रख देता हूं, आप लोग तक पहुंच भी जाएगा ये। चलो, बढ़िया। कोई एक ग्रुप बना दो, ज़्यादा नहीं, बस एक कोई ग्रुप बनाएगा और वो मुझे भी ऐड कर देगा, सो डैट उसके डाउट्स वहीं पर देखना स्टार्ट कर दें हम लोग। तो जो ग्रुप बनाओ मुझे उसमें ऐड कर देना। मैं भी एक स्टोर कर लेता हूँ ताकि किसी भी वजह से लॉस नहीं हो ये। देखो, नेक्स्ट क्लास में जो आपको पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान रखो, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, एंड उसको स्टैक्योमेट्री से जोड़ूंगा। तो प्लीज आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स को ध्यान में रखोगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स को आप पढ़ कर रखोगे कि थोड़ा बहुत अपने साइड से जोड़ो, ज्यादा मैं जोड़ूंगा। एक ही ग्रुप बनाना बच्चे, एक ग्रुप में मुझे ऐड कर दो, सो डैट वहां पर आपके डाउट्स को देखना स्टार्ट करूं मैं। आप इस नंबर को ऐड कर दो। कोई एक बनाएगा, ज्यादा नहीं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि सुनो, मैं 2 पॉइंट ज्यादा बोलूंगा आपको। कई बच्चों का हो सकता है कि इनिशियल पॉइंट से ही दिक्कत आ रही हो, तो वो भी मुझे बताओ, मैं उसको भी कैटर करूंगा। लेकिन कई बार हम लोग मान के चलते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का प्रोसेस, ये आपको कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ होगा। हमको टच करनी है जहां क्रिटिकल पॉइंट स्टार्ट होती है, वहां से आपको टच करना होगा मुझे, क्योंकि वहीं पर रुकता है आपका मेंस का रैंक और जेई एडवांस का रैंक। तो थोड़ा सा काम आगे, तुम छोटा सा वर्क आप करो, और छोटी सी वर्क, थोड़ा हेल्प मुझे करो, थोड़ा हेल्प आप अपने आप को करो, सो डैट हम लोग फास्ट भी भागे और सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस को, जितने भी डिफिकल्टी लेवल हो सकती हैं, उस डिफिकल्टी लेवल को भी टच कर जाए। ये ना हो जाए कि भैया हमने तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि मोल कैसे फाइंड करनी है और मालूम चला कि समय बीत गया, बिकॉज वी हैव द लिमिटेड लेक्चर्स ऑल्सो। तो बीइंग ड्रॉपर बैच, आई कैन एक्सपेक्ट कि आप 11th बैच नहीं हो, बीइंग ड्रॉपर बैच, मुझे मालूम है कि आप थोड़ी काम आगे, 2 कदम आप बढ़ाओ, 10 मैं भी बढ़ाऊंगा। राइट, ठीक है, कोई एक बनाना बच्चे। चलो, मुझे ऐड कर दिए होगे तो मैं बाद में देख लूंगा, फाइन। आप समझो, कोई भी चीज
कोई भी केमिस्ट्री टॉपिक या फिजिक्स टॉपिक या मैथ्स टॉपिक या कोई भी टॉपिक उठाते हो तो भैया मेरी जिम्मेदारी है, फिर बार बार बोलूंगा मैं कि आपको एडवांस लेवल तक मुझे ले ही जाना है, चाहे जो हो जाए, चाहे आपके पसीने बह जाए, चाहे आपको दिन में 10-10 12 घंटा पढ़ना हो तो पढ़ो। कई बच्चे 11th में ऑनलाइन होने के कारण बिल्कुल बेसिक्स को छोड़ दिए थे, पढ़े ही नहीं थे और वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। तो भैया पूरा 11th को खींचते खींचते मुझे 12th तक ले जाकर फिर मेंस एडवांस तक आपको बैठा देनी है, रैंक तक बैठा देनी है, तो थोड़ा हेल्प तो तुम्हारा भी चाहिए होगा मुझे। फाइन, भाई लिंक भेज दो जो बच्चे ने बनाया है, प्लीज सेंड द लिंक सो दैट अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो ज्वाइन। और शुरू में हम सभी को आपस में एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगता है। आपकी क्वेरीज, आपकी लैंग्वेज, आप लास्ट टाइम जो पढ़े होगे किसी और से पढ़े होगे, कुछ और लोगों से पढ़े होगे, तो उसमें क्या होता है, उनकी एक फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हर टीचर का अपना अपना यूएसपी होता है। तो थोड़ी सी 1-2 क्लासेस के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होना स्टार्ट हो जाएगी जब, और मजा आएगा, खेल खेलने में और मजा आएगा, आगे चलकर बहुत मजा आएगा। लेकिन समझो मैं आपकी एक गार्जियन की तरह हूं, जहां पर मेरी जिम्मेदारी है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाओ तो वहां पर आप ये नहीं बोलना कि सर मैंने तो ये चीज तो पढ़ा ही नहीं था, अब क्या होगा, ये मत बोलना, ये नहीं होनी चाहिए सिर्फ। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा होमवर्क दूंगा मैं आपके लिए। होमवर्क में थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम को थोड़ा देख के रखोगे, पढ़ाऊंगा तो मैं, लेकिन थोड़ा देख के रखना। और यहां तक जाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जहां पर दिमाग और दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, जहां दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, और स्पेशली जहां टाइट्रेशन और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पे आ जाते हैं हम लोग बात पर, वहां आपकी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, तो ये 2 होमवर्क करके रखोगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में स्पेशली मोलारिटी तुम अपने साइड से पढ़ोगे, फिर मैं पढ़ाऊंगा, और फ्रैक्शन पढ़ के रखोगे, फिर मैं पढ़ाऊंगा, और मोलालिटी पढ़ के रखोगे, फिर मैं पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली ये 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम होता क्या है, बस ये पढ़ोगे। फिर एक साथ कई क्वेश्चंस हम लोग पीपीटी में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, राइट फ्रॉम अप टू द एडवांस लेवल, कि कैसे इनको यूज करना है आपको। लेकिन आपको भी होमवर्क करना जरूरी है मेरे साथ दौड़ने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो आई होप ये काम करोगे आप। क्यों जी, कैन आई टेक दिस प्रॉमिस? अरे प्रॉमिस तुमसे ले सकता हूं मैं इसके लिए? हाँ जी बिल्कुल, डीपीपी तो मिलेगा ही मिलेगा, डीपीपी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये होमवर्क करके रखना ताकि मैं थोड़ा सा तेज, थोड़ा सा फास्ट भागना मैंडेटरी है बच्चे, थोड़ा सा फास्ट, ज्यादा नहीं, आपको समझाना भी जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट भागना जरूरी है, टाइम कम है। राइट, थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर कॉपरेट कर दो मेरे साथ, दौड़ पड़ो तो मजा आएगा। आगे बहुत क्रूशियल चैप्टर्स हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। आगे देखो कितनी क्रूशियल चैप्टर है, आप सोच के देखो। थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट, सोचो कितनी क्रूशियल पार्ट है, भयंकर है वो सब चीजें। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे नंबर ऑफ एटम से तो बाहर निकालो ताकि मैं इंपॉर्टेंट पार्ट को कैरी करना स्टार्ट करूं। चलो, एक बात, जैसे मोलर मास आपने कहा, वेपर डेंसिटी की बात किया मैंने, वेपर डेंसिटी 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी इज मोलर मास। भैया एवरेज मोलर मास पे आज मैं डीपीपी तो दूंगा, जान कर दूंगा। मैं नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए डीपीपी नहीं देने वाला हूं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए डीपीपी नहीं देने वाला हूं। मैं सीधा कहां से डीपीपी निकालूंगा? डीपीपी स्टार्ट ही करूंगा एएमयू का यूटिलाइजेशन, और फिर डीपीपी दूंगा वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप करूंगा मैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस रहेंगे एवरेज मोलर मास से। अटेम्प्ट करना, फिर उसकी सॉल्यूशन भी देखना जो मैं भेजूंगा,
उसको अटेम्प्ट करके अपने को कनेक्ट करो। भैया 100 में से 50%, 40% तो आप रीड करते ही खत्म कर देते हो, बचा जो क्रिटिकल पार्ट वो मैं खत्म करते चलूंगा। फाइन, थैंक यू स्टूडेंट्स। अरे कमाल दिखाओ भैया। अच्छा ये बताओ, बड़ा ध्यान देते होगे जब भी तुम्हारा रिजल्ट होता होगा, जब बोर्ड एग्जाम देते होगे या फिर जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होगे और सभी रिश्तेदार और पड़ोसियों को जब मालूम चला होगा कि तुमने ये एग्जाम दिया है, तो भले वो जिंदगी में कभी फोन किए ना किए हो, वो रिजल्ट निकलने के बाद जरूर फोन किए होंगे, कैसा रहा आपके बच्चे का, और कहीं ना कहीं वो सुनना चाह रहे हैं बोलो कि बर्बाद हुआ। तो भैया ऐसे पड़ोसियों को जलाना भी तो है, उनको रुलाना भी तो है। ये आप अपनी सक्सेस से ही कर सकते हो। सोचो अगर किसी ने फोन किया और कह दिया कि मेरे बच्चे का तो रैंक 1 है, अरे बाप रे बाप, वो पागल हो जाएगा, ये कैसे हो गया। तो ये जो सक्सेस का खेल है बड़ा मजेदार खेल है और गजब का आपको फेमस एक सेलिब्रिटी बना देता है। सोचो जिसका रैंक 1 रैंक 2 आ जाता है वो एक सेलिब्रिटी अपने आप में हो जाता है। तो उस सपने को जब बीज बोया गया है, जब डाला गया है बीज, तो उसमें एक बढ़िया पौधा भी निकलने दो। लेकिन बच्चे एटम, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स, इस पे तो वर्कआउट करो बच्चों मेरे साथ। फाइन, सुनो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं इसी पर, वेपर डेंसिटी पर ही एक क्वेश्चन और लेता हूं, जस्ट XY के टर्म्स में समझाऊंगा। पहले समझ लो एवरेज का मास, एवरेज आपको पता है। मान लो कोई इक्विलिब्रियम रख लेता हूं, CaCO3 इज इन इक्विलिब्रियम विथ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ऐसा रख लिया हमने, और इसका A मोल इनिशियली रख लिया मैंने कि इसका 1 मोल था, इसमें से X मोल ब्रेक कर गया तो ये भी X मोल बना और ये भी X मोल बना। लेट सपोज X मोल बन गए ये। कैल्शियम कार्बोनेट से अच्छा है क्योंकि गैस रखनी है ना। मान लो NH3 है और NH3 गैस इक्विलिब्रियम में रह गया N2 एंड H2 गैस के साथ, और इसको हमने बैलेंस कर दिया लाइक 2 एंड दिस इज 3। अब मान लो इसका अगर A मोल्स मान लिया मैंने इनिशियली, तो बाद में अगर A में से X मोल टूट गया तो ये X/2 मोल्स बने होंगे और ये 3/2X मोल्स बना होगा। भाई ये अगर 2 होता तो ये 3 होता, तो इसका X टूटा तो ये 3/2X बना होगा, और इसका X टूटा तो ये X/2 मोल्स बने होंगे। अब मैं लिख देता हूं कि वेपर डेंसिटी ऑफ दिस मिक्सचर इज Y, मतलब एवरेज मोलर मास ऑफ दिस मिक्सचर इज 2Y। अगर वेपर डेंसिटी दे दिया तो इसका एवरेज मोलर मास भी हमने प्रोवाइड कर दिया। तो इस पूरे मिक्सचर का आपको मास प्रोवाइड कर दिया, मास नहीं, पूरे मिक्सचर का मास नहीं, इस मिक्सचर का 1 मोल का मास आपको प्रोवाइड कर दिया, दैट इज 2Y इज द एवरेज मोलर मास प्रोवाइड कर दिया, राइट। भाई लिंक भेज दो यार ग्रुप में जो बनाया है, सो दैट अदर स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन द लिंक, एंड प्लीज लेट्स स्टार्ट द गेम। पहली क्लास तो लास्ट टाइम थी, इंट्रो में निकल जाता है। लेट्स स्टार्ट द गेम, लेट्स इनिशिएट द गेम। भागने की एक गेम स्टार्ट करते हैं हम लोग, कौन कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है और कौन कितना डाउट पूछ पाता है, और मैं कितना आपके साथ सपोर्ट कर सकता हूं या कितना तेजी से मैं दौड़ सकता हूं, वो भी देख लेना। सुनो, अब इस मिक्सचर का 1 मोल अगर लेते हैं तो कितनी मास होती, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब बताओ बच्चे, अगर 1A माइनस एक्स मोल NH3 का है तो मास ऑफ NH3 कैसे निकाल लोगे, A माइनस एक्स इंटू मोलर मास ऑफ NH3 कर लो, इसका मास निकल गया। N2 का मास कैसे निकालते, X/2 इंटू मोलर मास ऑफ N2 कर लो, इसका मोलर मास कैसे निकालते, 3/2 टाइम्स इंटू मोलर मास ऑफ H2 कर दो। भाई मोल्स दिया है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, मास ऑफ अमोनिया निकल गया, मास ऑफ नाइट्रोजन निकल गया, मास ऑफ हाइड्रोजन निकल गया। ये पूरा मास कितने मोल्स ऑफ द गैस का है, 1 माइनस एक्स प्लस X/2 प्लस 3/2X। तो टोटल मोल्स कितने हैं यहां पर हमारे पास, A माइनस एक्स प्लस X/2 प्लस 3/2X, एंड दिस इज टोटल मोल्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, ये X/2 है, ये 3/2 है, तो ये हो गया कितना हो गया, ये 2 हो गया। सो दिस इज A प्लस एक्स के बराबर हो गया ये,
कितना हो जाएगा, माइनस एंड प्लस, +2, सो a प्लस एक्स ही हो जाएगा ये। तो a प्लस एक्स मोल्स आ गया। तो बच्चे ये पूरा मास a प्लस एक्स मोल का है, तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, दैट इज द एवरेज मोलर मास। So this is going to be A minus X times molar mass of ammonia plus X by 2 into molar mass of N2 plus 3 by 2X into molar mass of H2 divided by A plus X, ये मोल्स, ये मास आ गया 1 मोल का, जो कि 2y के बराबर होगा, दैट इज द एवरेज मोलर मास of the mixture and average molar mass was provided through the vapor density, उसको 2y के बराबर कर दिए, एवरेज मोलर मास आ गया। बोलो क्लियर है, थोड़ी और क्लियरिटी बढ़ी। याद रखना, दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अगर एक बार रीड करते हो और वो पूरा का पूरा 100% क्लियर होता है। कब रीड होती है, 50% इज द थ्योरी एंड 50% इज एप्लीकेशन, दोनों। सो एक बार शब्दों में बताया और एक बार न्यूमेरिकली कैलकुलेशन में बता दूंगा मैं जब डीपीपी सॉल्व करूंगा। लेकिन डीपीपी इजी नहीं होगा, टफ होगा। शुरू में इजी होगा क्योंकि आपको अगर मैक्सिमम मैं रुलाऊं, पसीने बहा दूं आपका, तब जाकर वो मजा आएगा एग्जामिनेशन हॉल में। सो आप इसमें समझ गए होंगे, ये इस तरह से हम लोग वेपर डेंसिटी का एप्लीकेशन देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इसमें जो टर्म्स आती हैं, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स पे ही जाऊंगा, सिर्फ बहुत लोकल लो लाइंग टर्म्स पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि बच्चे ए फॉर एप्पल होता है ये भी नहीं, कुछ काम तुम अपने साइड से करोगे, प्रॉमिस रहेगा ये तुम्हारा, और कर चुके हो प्रॉमिस। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक और पॉइंट आती है जो कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम की बात करते हैं। लेट मी चेक द टाइमिंग तो अब ज्यादा नहीं है इसमें, तो एक और क्वेश्चन इसी से बेस्ड हम लोग इसमें ऑप्ट करना स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, मोलर मास एंड द वेपर डेंसिटी। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पर बेस्ड। मान लो कि अगर O2, लेकिन इस पर नहीं आएंगे, ये बताओ नंबर ऑफ एटम्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो फ्रैक्शन में हो ही सकता है। हाफ डजन पेंसिल हो सकता है, लेकिन हाफ पेंसिल नहीं हो सकता है। हाफ मोल पेंसिल हो सकता है, लेकिन हाफ पेंसिल नहीं हो सकता है। तो मोल कैन बी इन फ्रैक्शन, बट द नंबर ऑफ पेन कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। जैसे फर्स्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री अगर देखोगे तो उसमें लिखा रहता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ही सेड समथिंग अबाउट द एटम, और उसके बाद देखोगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। फाइन, तो मैं यहीं पर आज की सेशन एंड करता हूं, और प्लीज गेट प्रिपेयर्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। रीड करके रखोगे, और फिर द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलारिटी, मोलालिटी, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। बट उसके पहले डीपीपी और डीपीपी के सॉल्यूशंस भी जरूर देखना, वो अपलोड कर दूंगा मैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर है? चलो मिलते हैं, सी यू, गुड बाय, एंड डोंट टेक रेस्ट, डू वॉट एवर यू वांट टू डू, जस्ट स्टडी। जब लगे कि बेहोश हो जाए, गिर जाना, फिर होश आए, फिर पढ़ने लगना, जब तक कि फाइनल टेस्ट, फाइनल एग्जाम न दे दो। फाइनल एग्जाम देना बड़ा जरूरी है, उसमें स्कोर आना बड़ा जरूरी है। उसके बाद 1 महीना पूरा कुंभकर्ण की तरह 2-4 महीने बैठकर सोते रहना यार, जो करना करते रहना, लेकिन एग्जाम होने के बाद ये एक बार अगर कसम खा लो तो दुनिया में कोई तुम्हें पीछे नहीं छोड़ाएगा। एंड प्लीज, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।